बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। हरियाणा में बैक टू बैक वो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो सुबह 11:45 पर भिवानी में सीएम योगी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 1 बजे हिसार अनाज मंडी में सीएम योगी की रैली। दोपहर 2:20 पर हिसार में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो शाम 4 बजे पंचकुला सेक्टर 16 में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। तो एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के दौरे पर जा रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को इलेक्शन है और उससे पहले देखिए तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए थे। तमाम बातों का जिक्र मंच से करते नजर आए। तो आज सुबह 11:45 पर भिवानी में सीएम योगी की रैली, फिर दोपहर 1 बजे हिसार में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 में हिसार में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। तो शाम 4 बजे पंचकुला सेक्टर 16 में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है सीएम योगी का आज हरियाणा के दौरे पर। और चूंकि आप जानते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम, और अब यहाँ पर आज जो बताया जा रहा है 4 जनसभाएं जिन्हें संबोधित करेंगे यहाँ पर सीएम योगी। अलग अलग जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए मंच से नजर आएंगे। और साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर अपराधियों को लेकर हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो, इन सभी का जिक्र करते हुए मंच से सीएम योगी नजर आएंगे। और एक बार फिर से यहाँ पर इन 4 जनसभाओं के जरिए बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके लिए, उनके पक्ष में वोट के लिए अपील करते हुए जनता से यहाँ पर सीएम योगी नजर आएंगे। तो हरियाणा के रण में तमाम दिग्गज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दरअसल आपको बता दें, गुरुग्राम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हूं। तो तमाम बीजेपी के दिग्गज इस वक्त हरियाणा के दौरे पर है, क्योंकि अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है हरियाणा में, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। लेकिन उसके पहले पूरी ताकत झोंकते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सीएम धामी पहुंचे और पूरे तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा इस दौरान कि बीजेपी की जीत के प्रति मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूं। गुरुग्राम में दरअसल बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम धामी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 40 सीट पर वोट डाले जाएंगे कल। तो देखिए 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अभी तक अच्छी खासी वोटिंग परसेंट रही है दोनों ही चरणों की। अगर बात करें तो अब 3rd फेज का इलेक्शन वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कल देखना होगा कि किस तरीके से आवाम घर से बाहर निकलती है और वोट करती है। देखिए इससे पहले अगर दोनों फेजेस को आप देखेंगे तो दोनों फेज में अच्छा भला मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब कल चूंकि तीसरा फेज है तो ऐसे में कल भी उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कल भी जो वोटिंग का परसेंटेज यहां से सामने आएगा वो काफी बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे। बहरहाल हरियाणा में बागी नेताओं पर बीजेपी का एक्शन। 8 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी ने। रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, जिन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया है। तो एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की गई और ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं जिनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। और इन 8 बागी नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए इनके निष्कासन का जो आदेश है वो जारी किया गया है। और इसमें आपको ये भी बताएं कि रणजीत चौटाला का नाम भी शामिल है, जिन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, जो इस वक्त यहाँ चुनावी मैदान में है। और इनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लेते हुए इन्हें भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर 8 बागी नेता हैं जिन्हें पार्टी ने निष्कासित किया है। रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत और उन पर भी पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया है। बढ़ते आगे, बात करेंगे गोरखपुर की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर और हनुमान प्रसाद पोद्दार के 132वें जयंती महोत्सव में शामिल हुए। स्मृति सभा को भी इस दौरान संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। तो देखिए गोरखपुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और बीते दिन आपने तस्वीर देखी, जनता दर्शन भी करते नजर आए। वहां पर तमाम फरियादी पहुंचे अपनी समस्या को लेकर, और इस बीच उनके एप्लीकेशन को रीड करने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश
निर्देश दिया। तो देखिए, गोरखपुर के दौरे के दौरान हनुमान प्रसाद पोद्दार के 132वें जयंती महोत्सव में भी इस दौरान शामिल होते नजर आए और स्मृति सभा को उनके द्वारा संबोधित भी किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की। सोनीपत में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला। कांग्रेस की गारंटी तो पंचर हुए टायर की तरह है। भूपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसा। हरियाणा में नहीं, उनकी सरकार तो इटली में बन रही है। बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान के लिए वोट की अपील करने की दरअसल पहुंचे हुए थे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जहां पर उन्होंने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। सीएम हेमंता ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी तो पंक्चर हुए टायर की तरह है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि हरियाणा में नहीं, उनकी सरकार तो इटली में बन रही है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर भी हमला बोला और बोले कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आया है, उसे रेस्ट की जरूरत है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान के लिए वोट की अपील भी इस दौरान की। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने खड़गे का हालचाल जाना। चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे की तबियत बिगड़ी थी, इसी को लेकर उन्होंने फोन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान तबियत मल्लिकार्जुन खड़गे की खराब हो गई थी, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको फोन किया गया, उनके हालचाल जाने गया कि उनकी तबियत कैसी है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। तमिलनाडु कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बने उप मुख्यमंत्री। कई और मंत्रियों ने भी यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। तो आपको ये बताएं कि एक बड़े यहाँ पर जो फेरबदल की खबर है तमिलनाडु कैबिनेट में, सबसे अहम बात ये कि कई ऐसे मंत्री जिन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे माफ कीजिए, वो यहाँ पर दरअसल उप मुख्यमंत्री उदयनिधि को जिस तरह से बनाया गया है, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर तमिलनाडु कैबिनेट में किया गया है। तो देखिए, सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि सीएम उप मुख्यमंत्री बने और कई और मंत्रियों ने इस दौरान शपथ भी ली। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, जहां कुपवाड़ा सांसद इंजीनियर रशीद की गाड़ी पर हमला हुआ है। घटना में सांसद इंजीनियर रशीद की गाड़ी के शीशे टूट गए। तस्वीर देख रहे हैं आप इस वक्त। आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा से ये खबर, जहां देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। एक शख्स जो कि उनकी गाड़ी पर चढ़कर कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता नजर आया और इस बीच ये जानकारी मिल रही कि इंजीनियर रशीद के कार के शीशे भी टूट गए। फिलहाल अब इन तस्वीरों के आधार पर देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया, और ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ है रशीद, उनकी गाड़ी पर हमला यहाँ पर बोला गया। सांसद इंजीनियर रशीद की गाड़ी को निशाना यहाँ बनाया गया। कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं जहाँ पर सांसद इंजीनियर रशीद की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। तो देखिए किस तरह से एक शख्स जो कि वहां पर हमला करता नजर आ रहा है, और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि गाड़ी पर चढ़कर वो अटैक करता नजर आ रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों के आधार पर देखना होगा कि अब आगे की क्या कार्रवाई होती है। तो कुपवाड़ा से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तरी कश्मीर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुपवाड़ा जिले के इलाके में इंजीनियर रशीद की कार पर अटैक किया गया और सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल हो रही है। हालांकि हमले में उनको कोई चोट नहीं आई है, इसकी भी अपडेट यहां पर मिल रही है। आगे बढ़ते हुए बात होगी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मनमोहन ने ली है शपथ। एलजी सक्सेना ने शपथ उनको दिलाई है। सीएम आतिशी भी इस दौरान मौजूद रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जस्टिस मनमोहन शपथ लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, और दिल्ली की नवनियुक्त सीएम भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, आतिशी, जो कि यहां पर मौजूद रही। तो वहीं आपको बता दें, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर केस दर्ज। साधु संतों पर विवादित टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, जिन पर केस दर्ज किया गया है। विवादित टिप्पणी जो उनकी तरफ से साधु संतों पर की गई थी, इसी को लेकर एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। तो देखिए, आपको ये खबर हम विस्तार से बता रहे हैं। गाजीपुर के सांसद है अफजाल अंसारी, जिनको लेकर ये केस दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। कुछ और खबरों की हम बात करेंगे।
और कुछ अहम खबर आपको बताते हैं। देखिए, अभी अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने लक्ष्य तय कर लिया है। आपको बताएं, दिल्ली बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुए प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य तय करके बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने जा रही है। इस तरह की तैयारी पार्टी जो कर रही है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली बीजेपी के नेताओं की कोर टीम राजस्थान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर भी कर रही है। बैठक का समापन हो गया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल रहे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के साथ ही आतिशी और केजरीवाल सरकार की पोल खोलने की तैयारी को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। बीजेपी के अकॉर्डिंग बैठक में उपस्थित सभी नेता एकमत थे कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसकी एक झलक जून में आए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनमें भी दिखी थी। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि चिंतन बैठक में निर्णय हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो अब चूंकि बीजेपी ने दिल्ली पर पूरा फोकस किया हुआ है और इसीलिए यहाँ पर बाकायदा एक मीटिंग की गई है जिसमें तैयारी की गई है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको घेरना है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में दिल्ली में परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बीजेपी बार बार उन परिणामों का जिक्र करती है और उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसी वजह से पार्टी ने अपने लक्ष्य भी तय कर लिए हैं कि अब आगामी दिनों में किस तरह से बीजेपी जनता के बीच जाएगी, किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको घेरा जाएगा। और देखिए, बात कुछ और अहम खबरों की और इंटरेस्टिंग न्यूज़ की अगर करें तो आप देखते हैं कि अक्सर जो कपल होते हैं अगर उनके बीच सब कुछ सही नहीं चलता तो वो डाइवोर्स एक दूसरे से ले लेते हैं और कोर्ट की ओर वो रुख करते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में फैमिली कोर्ट के जज का एक अनोखा तरीका सामने आया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल महिला जज का 7 वचनों का मंत्र है, जो तलाक लेने आते हैं वो 7 हो जाते हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा फैमिली कोर्ट में आजकल अजब सा माहौल चल रहा है। यहाँ पर तलाक लेने आए ज्यादातर जोड़े साथ रहने की कसम खाकर लौट रहे हैं। जज नीलिमा सिंह बघेल अपनी अनूठी पहल से 50 से ज्यादा दंपतियों को साथ रहने को राजी कर चुकी है। सोचे आते हैं ये कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कस्में खाते हैं एक बार फिर से जीने मरने की और उसके बाद घर लौट जाते हैं। इसके लिए उन्होंने परंपरा का सहारा लिया है। दरअसल वे क्या करती हैं, जो शादी के वक्त 7 फेरे लिए जाते हैं उस वक्त जो मंत्र होते हैं, जो वादे दरअसल जो किए जाते हैं पति पत्नी एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का, उनको याद दिलाती हैं। और 21 सितंबर को ही लोक अदालत में ही उन्होंने दर्जन भर मामले सुलझा दिए। दरअसल बेमेतरा की फैमिली कोर्ट के जज हैं नीलिमा सिंह, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने कोर्ट की दीवार पर 7 वचनों का फ्रेम करवा कर लगा रखा है और वे दंपतियों से 7 वचन दोहराने का आग्रह करती है ताकि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति, बच्चों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद आए, क्योंकि अक्सर लोग जो अपने वचन होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें भूल जाते हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात अब राम रहीम की करते हैं, जहां राम रहीम ने फिर मांगी 20 दिन की पैरोल। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल मांगी गई है और राम रहीम का आवेदन चुनाव आयोग को भेजा गया है। जेल प्रशासन ने चुनाव आयोग को आवेदन भेजा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य सरकार ने पैरोल का अनुरोध शनिवार को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी कि सीईओ को भेजा है। और देखिए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अगर बात करें तो फिलहाल वो 2 शिष्यों से बलात्कार के लिए 20 साल की वो सजा काट रहे हैं और पैरोल का ये अनुरोध 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया है। देखिए, सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परामर्श के लिए प्रस्ताव भेजा है और ये भी पूछा गया है कि आखिर पैरोल की वजह क्या है। और डेरा प्रमुख इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 13 अगस्त को बागपत स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम 21 दिन की उन्हें छुट्टी भी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी राजस्थान के सवाई माधोपुर की। दरअसल ये बड़ी खबर मिल रही सवाई माधोपुर से, जहां पर होटल शेरबाग को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल की अधिकृत आईडी पर मेल के जरिए धमकी दी गई है। होटल की प्राथमिक तौर पर तलाशी भी ली गई है। तलाशी के दौरान हालांकि कुछ ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। आपको याद होगा इसके पहले भी कई बार इस तरीके के मेल सामने आ चुके हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को, अस्पतालों को, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय तक को इस तरीके का मेल मिल चुका है। हालांकि इसको लेकर अब जांच चल रही है कि आखिर ये मेल कहां से आया है। आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि मात्र ये कोई उपद्रवी तत्व हैं, कोई असामाजिक तत्व के द्वारा ये मेल भेजा गया, वाकई में कोई साजिश हो सकती है। एहतियातन के तौर पर तलाशी होटल की ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान ऐसा बरामद नहीं हुआ है। बात कोलकाता की करेंगे। कोलकाता में एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन।
आजकर अस्पताल से श्याम बाजार तक मशाल रैली निकाली गई है। तो इस वक्त की ये पूरी जानकारी हम आपको कोलकाता से बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया है। अस्पताल से श्याम बाजार तक इन डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कोलकाता की ये तस्वीर जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन यहां पर किया गया है। बहुत नाराजगी है डॉक्टर्स के अंदर और एक बार फिर से ये तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने वापस से अपनी नाराजगी को इस तरह से जाहिर किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन आपने देखा कि पिछली बार भी 40 से 45 दिन तक डॉक्टर्स सड़कों पर रहे। उन्होंने प्रदर्शन किया, अलग अलग मांगों को लेकर सीएम ममता से बातचीत हुई, कई मांगे मान ली गई। उसके बाद डॉक्टर्स वापस काम पर लौट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, इसके बाद डॉक्टर्स ने फैसला कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। यहाँ अस्पताल से श्याम बाजार तक प्रदर्शन करते हुए इन डॉक्टर्स की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए ये तमाम डॉक्टर्स। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए और श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर किया। तो बीते दिन आपने ये खबर देखी थी, किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई और लगातार आप देख रहे हैं कि घाटी में किस तरह से एक तरफ चुनाव का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसी बीच लगातार खबरें सामने आ रही है कि आतंकवादी जो है वो हमले की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। बात जम्मू कश्मीर के कठुआ की कर रहे हैं, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकी को ढेर किया था। आगे बढ़ते हुए खबर कानपुर से आपको बताएं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मिला सेफ्टी सिलेंडर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के आगे सिलेंडर मिला था। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तत्काल ट्रेन पर ब्रेक लगा दिए गए। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, लेकिन हादसा हो सकता था। आपने देखा इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कभी रेलवे ट्रैक पर सरिया रखे हुए मिल रहे हैं, कभी बड़े बड़े बोल्डर्स रखे हुए मिल रहे हैं। तो बार बार ऐसी घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है, ऐसे कौन उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, कई सारे सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसी बीच एक निर्णय यह भी लिया गया कि अब ट्रेन के इंजन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं से पार पाया जा सके। हालांकि अभी ये विषय जांच का है कि आखिर किसने सिलेंडर वहां पर रखा, किसकी वजह से सिलेंडर वहां पर पहुंचा।